रात का रहस्यमय मेहमान। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो सालों से खाली पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात में कभी कभी रोशनी भी दिखती है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में आर्यन नाम का एक नौजवान आया जो बहुत साहसी था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसने तय किया कि वो खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात चांदनी धुंधली थी और हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सिहरन थी। आर्यन ने एक टॉर्च उठाए और अकेले हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, भारी लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और माहौल बहुत डरावना लग रहा था। आर्यन ने साहस जुटाकर अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने और अजीब चित्र बने थे और हवा में सड़ांध की बू फैली हुई थी। तभी अचानक उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन ने आगे बढ़ना जारी रखा। तभी एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दी, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, घड़ी की आवाज बंद हो गई। वहां एक बड़ी सी पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें कुछ ऐसी लग रही थीं जैसे वो आर्यन को घूर रही हो। आर्यन ने डर को नजरअंदाज करते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी वहां कोई नहीं था। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और एक ठंडी हवा का झोंका आर्यन के चेहरे से टकराया। उस कमरे में एक पुरानी कुर्सी थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। तभी एक धीमी, डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे का दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे में चारों तरफ से अजीब छायाएं दिखाई देने लगीं और वो सब धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगीं। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए। तभी वह महिला जो तस्वीर में थी, अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। महिला ने धीमे स्वर में कहा, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। और अगले ही पल हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए। गांव वालों ने आर्यन को फिर कभी नहीं देखा। हवेली अब भी वहीं खड़ी है और उसकी कहानियां पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई। गांव वालों ने आर्यन के गायब होने के बाद भी हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कुछ दिन बाद एक चरवाहा जो पास के जंगल में भेड़ें चरा रहा था, उसने हवेली की खिड़की में किसी को खड़े देखा। वो चेहरा आर्यन का था, लेकिन उसका रंग बिल्कुल फीका और आंखें खाली सी लग रही थीं। चरवाहा डरते हुए गांव वापस भागा और गांव वालों को सब बताया। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर वहां जाकर आर्यन को ढूंढने का सोचा। वे हथियार और मशाल लेकर हवेली पहुंचे। जब वे अंदर गए तो वहां सब कुछ शांत था, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला जहां आर्यन आखिरी बार देखा गया था। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक पुराना डायरी पड़ा था। जब उन्होंने उसे उठाया और पढ़ा तो उसमें आर्यन की लिखावट में कुछ शब्द लिखे थे। ये जगह जिंदा है, जो यहाँ आता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। अब मैं भी, भागो जब तक भाग सकते हो। डायरी के साथ साथ वहां आर्यन की कोई निशानी नहीं मिली। गांव वाले डर के मारे हवेली से बाहर भाग गए और फिर कभी वहां जाने की कोशिश नहीं की। आज भी हवेली के पास से गुजरते वक्त लोग कहते हैं कि कभी कभी खिड़की पर एक परछाई दिखती है, और अगर ध्यान से सुनो तो हवेली से कोई धीमे स्वर में मदद की गुहार लगाता हुआ सुनाई देता है। शायद आर्यन अब भी उस हवेली का हिस्सा है, हमेशा के लिए। गांव वालों ने हवेली और आर्यन की कहानियों को सदियों पुरानी चेतावनी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन ये घटना एक और व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह था एक युवा शोधकर्ता, आदित्य, जो प्रेत आत्माओं और रहस्यमयी घटनाओं पर अध्ययन करता था। आदित्य ने आर्यन की डायरी और गांव वालों की कहानियां सुनी और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। आदित्य ने अपने साथ कुछ वैज्ञानिक उपकरण, धार्मिक प्रतीक और पवित्र मंत्रों की किताब ली। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसका साथ देने की हिम्मत नहीं की।
अकेले ही आदित्य ने एक अंधेरी रात को हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही आदित्य हवेली पहुंचा, दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया, लेकिन इस बार आदित्य तैयार था। उसने अपने उपकरण चालू किए, जो असामान्य ऊर्जा की उपस्थिति को मापते थे। उपकरणों ने तेजी से प्रतिक्रिया देना शुरू किया, ये साबित करते हुए कि वहां कुछ अजीब जरूर है। आदित्य ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी और उसी कमरे तक पहुंचा जहां आर्यन आखिरी बार देखा गया था। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, कुर्सी हिल रही थी, तस्वीर में महिला की आंखें उसे घूर रही थीं। लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है, जो उसे अपनी ओर खींच रही है। तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। तस्वीर में महिला की आंखों से काली धुंध निकलकर हवा में फैलने लगी। महिला की छवि अचानक तस्वीर से बाहर आ गई और उसने आदित्य को चेतावनी दी, तुम्हारा अंत भी आर्यन जैसा होगा। भागो, वरना तुम भी मेरा हिस्सा बन जाओगे। आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी किताब से पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया और धार्मिक प्रतीक को हवा में उठाकर महिला की ओर किया। मंत्र के प्रभाव से महिला की छवि कमजोर होने लगी, लेकिन तभी आर्यन प्रकट हुआ। आर्यन की आंखें लाल थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई थी। उसने आदित्य को बताया, मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगा। मैं अब इसका हिस्सा हूं और तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना होगा। आदित्य ने समझ लिया कि यह केवल एक आत्मा का मामला नहीं था, बल्कि पूरा घर एक शापित जाल था, जो हर आने वाले को फंसाने के लिए जिंदा था। उसने जल्दी से अपने उपकरण का इस्तेमाल किया, जो अलौकिक ऊर्जा को कैद कर सकता था। उसने उपकरण को सक्रिय किया और मंत्रों के साथ साथ ऊर्जा को उस उपकरण में खींचने की कोशिश की। कमरे में जमीन हिलने लगी और महिला और आर्यन दोनों चिल्लाने लगे। अंततः काली धुंध और उनकी छवियां उपकरण में कैद हो गईं। हवेली अचानक शांत हो गई। आर्यन का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। आदित्य ने उसे उठाया और बाहर ले आया। गांव वालों ने जब ये देखा तो वे दंग रह गए। आदित्य ने उन्हें बताया कि हवेली का शाप अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसने ये भी चेतावनी दी कि इसे कभी नजदीक जाने का प्रयास न करें, क्योंकि इसकी दीवारों में अब भी कुछ रहस्यमयी शक्तियां छिपी हो सकती हैं। आर्यन को बचा लिया गया था, लेकिन वह कई दिनों तक बेहोश रहा। जब वह होश में आया तो उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है, सिवाय उस महिला की डरावनी आंखों के। हवेली अब वीरान और शांत है, लेकिन आदित्य की बहादुरी और आर्यन की कहानी गांव वालों के लिए एक सबक बन गई। हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी दूर रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। आर्यन के बचने और आदित्य द्वारा हवेली के शाप को समाप्त करने के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन इस शांति के पीछे अब भी एक अनकहा डर छिपा था। हालांकि हवेली अब निर्जीव दिख रही थी, कुछ गांव वालों का मानना था कि वह अब भी जिंदा है, बस शांत होकर अगले शिकार का इंतजार कर रही है। कुछ महीनों बाद आर्यन अब सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी कभी उसे अजीब सपने आते। सपनों में वह खुद को हवेली के कमरे में खड़ा देखता था और तस्वीर में महिला उसे बुलाती थी। हर बार वह पसीने से लथपथ उठता और महसूस करता कि वह अभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ है। आदित्य, जो इस घटना के बाद अपने शोध में मशगूल हो गया था, ने आर्यन के सपनों के बारे में सुना। उसने महसूस किया कि हवेली का शाप खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वह आर्यन और आदित्य दोनों के साथ जुड़ गया है। आदित्य ने आर्यन से कहा, हवेली का शाप केवल कैद हुआ था, खत्म नहीं। जब तक इसकी जड़ को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाएगा, ये हम दोनों को चैन से नहीं जीने देगी। आदित्य और आर्यन ने मिलकर हवेली के इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि वह महिला, जिसकी आत्मा तस्वीर में कैद थी, एक प्राचीन रानी थी। वह काले जादू के जरिए अमरता पाना चाहती थी, लेकिन अपने लालच में उसने अपने राज्य और परिवार को शापित कर दिया था। हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां वह अपने जादू के अनुष्ठान करती थी। ये तहखाना ही उसके शाप की असली जड़ था। आर्यन, आदित्य और गांव के कुछ बहादुर लोग फिर से हवेली में गए। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ थे, पवित्र मंत्र, धार्मिक प्रतीक और आग लगाने के साधन।
उन्होंने तहखाने का दरवाज़ा खोज निकाला, जो हवेली के फर्श के नीचे छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने तहखाने में कदम रखा, पूरा वातावरण बदल गया। दीवारों पर अजीब सी लिपियों के साथ खून के निशान थे। एक बड़े पत्थर के चबूतरे पर एक काला ग्रंथ रखा था, जो ऊर्जा का केंद्र लग रहा था। जैसे ही आदित्य ने ग्रंथ को छूने की कोशिश की, रानी की आत्मा प्रकट हो गई। वह और भी शक्तिशाली और क्रूर दिख रही थी। उसने कहा, तुम मेरी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। ये हवेली मेरा घर है और मैं हमेशा यहाँ रहूंगी। आदित्य ने रानी से लड़ाई करने के लिए अपने मंत्रों का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाई और ग्रंथ को उठाकर आग में डाल दिया। जैसे ही ग्रंथ जलने लगा, तहखाना हिलने लगा और रानी की चीखें गूंजने लगीं। जैसे ही ग्रंथ पूरी तरह जल गया, तहखाना ध्वस्त होने लगा। सभी लोग भागते हुए हवेली से बाहर निकले। देखते ही देखते पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई और जमीन में समा गई। आखिरकार रानी का शाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। हवेली अब सिर्फ एक सुनसान मैदान में तब्दील हो गई थी। आर्यन और आदित्य ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब ऐसी किसी अलौकिक शक्ति के करीब नहीं जाएंगे। गांव वाले भी राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रह जाते हैं। अब उस जगह केवल कहानियां बची थीं और लोग कहते थे कि अगर आप रात में वहां से गुजरें तो आपको अब भी एक हल्की सी आवाज सुनाई दे सकती है, एक औरत की जो किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही हो।